गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम क्लास 12th में लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर निकाल लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 है आपका। तो चलिए चैप्टर नंबर 13 निकालेंगे, रोकड़ प्रवाह विवरण। चैप्टर नंबर 13 है आपका रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए बेटा इसको पढ़ते हैं। रोकड़ व्यवसाय का जीवन रक्त होता है क्योंकि व्यवसाय की अधिकांश गतिविधियां रोकड़ से ही संचालित की जाती हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि कोई भी व्यवसाय हो उसका जो अस्तित्व है रोकड़ के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यवसाय हो उसका जो संचालन होता है वो कहाँ से संचालित किया जाता है? रोकड़ से संचालित किया जाता है। रोकड़ व्यवसाय का जीवन रक्त होता है और व्यवसाय की अधिकांश गतिविधियां रोकड़ से ही संचालित की जाती हैं। व्यवसाय के जीवन काल में रोकड़ का संचार लगातार जारी रहता है। इसके अंतर्गत स्वामित्व पूंजी तथा ऋण पूंजी की व्यवस्था से लेकर व्यावसायिक क्रय विक्रय, व्ययों का भुगतान, संपत्ति का क्रय विक्रय, दायित्वों का भुगतान आदि नगद व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होती हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों को प्रदर्शित करता है। यह विवरण बताता है कि व्यवसाय में किन किन स्रोतों से रोकड़ प्राप्त हुई है तथा इसके विभिन्न उपयोग किस प्रकार किए गए हैं। लेखा मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु रोकड़ से आशय रोकड़ कोषों से है, जिनमें रोकड़ तुल्य शामिल है। यहाँ रोकड़ तुल्य से आशय अल्पकालीन तथा उच्च तरल विनियोगों से है जो तुरंत नगद में परिवर्तनीय हों। कोषागार, बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र तथा मुद्रा बाजार आदि जमाएं ऐसे विनियोग के उदाहरण हैं जिन्हें रोकड़ तुल्य माना जाता है। रोकड़ तुल्य से जो आशय होता है वो यह होता है कि जो तुरंत नगद में परिवर्तनीय हो, जो जल्द ही रोकड़ में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों के मध्य के व्यवहारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये घटक एक संस्था की परिचालन, विनियोजन तथा वित्त पूर्ति क्रिया एवं रोकड़ प्रबंध का अंग है। रोकड़ प्रवाह विवरण पिछली अवधि तथा आगामी अवधि के लिए बनाया जा सकता है। इसके बाद आपको परिभाषा दी हुई है। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण किसी दी हुई अवधि में रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारण एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों एवं उनके उपयोग से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण है। रोकड़ का जो प्रवाह है कि रोकड़ बढ़ रही है या घट रही है, इसी चीज को देखने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या होते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य हैं निम्नलिखित दिए हुए हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण नगद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने में सहायक है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशेष अवधि के दौरान संचालन क्रियाकलाप, निवेश क्रियाकलाप तथा वित्तीय क्रियाओं से नगद एवं नगद तुल्यों की प्राप्ति व स्रोतों की जानकारी प्राप्त करता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से हमें एक तो संचालन क्रियाकलाप, निवेश क्रियाकलाप और वित्तीय क्रियाकलापों से जो नगद एवं नगद तुल्यों की जो प्राप्ति और स्रोत है उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट। यह विवरण व्यवसाय के संचालन, निवेश तथा वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत नगद व नगद तुल्यों के भुगतान अर्थात उपयोगों की जानकारी देता है। इस विवरण की सहायता से उन प्रमुख क्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिनके फलस्वरूप एक विशेष अवधि के दौरान रोकड़ प्राप्त हुई है, रोकड़ का भुगतान किया गया है। इस विवरण से हमें यह पता चल सकता है कि एक विशेष अवधि के दौरान हमें रोकड़ प्राप्त हुई है या हमने रोकड़ का भुगतान किया है। रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोग और महत्व क्या क्या होते हैं? रोकड़ प्रवाह के आवागमन को प्रकट करना फर्स्ट पॉइंट है। इस विवरण के माध्यम से रोकड़ में कमी या वृद्धि या इसके कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है। यह विवरण उन परिस्थितियों की भी व्याख्या करने में सहायक होता है जिनमें अधिक शुद्ध लाभों के बावजूद रोकड़ शेष में कमी या भारी शुद्ध हानि के बावजूद रोकड़ शेष में वृद्धि होती है। आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट आपका आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक। इस विवरण के माध्यम से रोकड़ के विभिन्न स्रोत व उपयोगों का ज्ञान होता है जिससे प्रबंधकों को संस्था के आंतरिक वित्तीय प्रबंध जैसे कि संयंत्र स्थापना, लाभांश भुगतान, ऋण पत्रों के शोधन आदि से संबंधित नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक।
वित्तीय नियोजन का जो मुख्य आधार होता है वो रोकड़ होती है और प्रक्षेपित रोकड़ प्रवाह की सहायता से प्रबंधक को यह जानकारी मिलती है कि भविष्य में कितनी रोकड़ आंतरिक साधनों से प्राप्त होगी, कितनी बाह्य साधनों से प्राप्त होगी तथा कितनी रोकड़ की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार तकनीक वित्तीय नीतियों के नियोजन में समन्वय में सहायक होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण 4th पॉइंट है आपका नियंत्रण में सहायक। इस विवरण के विश्लेषण से व्यवसाय में रोकड़ शेषों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। रोकड़ बजट के पूर्वानुमानों की रोकड़ प्रवाह के वास्तविक परिणामों से तुलना कर अंतर को ज्ञात किया जाता है। इस अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है तथा समाधान हेतु विभिन्न विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में रोकड़ का सर्वोपरि महत्व होता है, अतः रोकड़ का पूर्वानुमान अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों के लिए जानकारी प्रदान करता है कि संस्था की तरल स्थिति कैसी रहेगी तथा संस्था को अल्पकाल में उस तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी व्यवहार को करना चाहिए या नहीं। 6th पॉइंट है आपका पूर्वानुमान में सहायक। विभिन्न वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरणों के विश्लेषण से रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रवृत्ति अध्ययन के आधार पर भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोत एवं उपयोगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। पूर्व से ही उनका अनुमान लगाया जा सकता है। 7 पॉइंट है आपका प्रबंधकीय दक्षता का मापन। यह विवरण रोकड़ प्राप्ति एवं उपयोग में प्रबंध की दक्षता तथा विभिन्न अल्पकालीन वित्तीय सौदों में प्रबंध की कार्यकुशलता का मापन प्रस्तुत करता है। विक्रय प्रबंध की वसूली नीति में दक्षता परीक्षण की यह एक महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके बाद आपको रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं दी हुई हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं क्या क्या होती हैं? पॉइंट नंबर 1 तरलता की वास्तविक स्थिति को न दर्शाना। यह विवरण रोकड़ कोषों के आवागमन एवं बहिर्गमन को प्रस्तुत करता है। रोकड़ कोषों के शामिल रोकड़ तुल्य मदों के कारण तरलता का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके कारण सीमित क्षेत्र रोकड़ प्रवाह विवरण का जो क्षेत्र है वह कोष प्रवाह विवरण से सीमित होता है, क्योंकि इसमें केवल नगद वाली मदों पर ही ध्यान दिया जाता है। जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है इसमें केवल नगद वाली जो मद होती है उसी पर ध्यान दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 गैर रोकड़ वाली मदों को शामिल न करना। इस विवरण में जो गैर रोकड़ वाली मदें होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। केवल नगद वाली जो मदें होती है नगद रोकड़ वाली उन्हीं को ही शामिल किया जाता है। 4th पॉइंट है केवल अल्प अवधि हेतु उपयोगी। यह विवरण केवल अल्प अवधि हेतु ही उपयोगी होता है। इसे दीर्घकालीन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 अपूर्ण स्थानापन्न। यह विवरण आय विवरण का स्थानापन्न नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रदर्शित शुद्ध रोकड़ प्रवाह प्राप्य लाभ हानि विवरण द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ के बराबर नहीं होता है। यह कोष प्रवाह विवरण का एक पूरक है, इसलिए यह आय विवरण या कोष प्रवाह विवरण का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 नीतियों में परिवर्तन से प्रभावित। इस विवरण द्वारा दर्शाया गया रोकड़ शेष व्यवसाय की वास्तविक तरल स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि रोकड़ को क्रिया एवं विक्रय नीतियों, अग्रिम भुगतानों तो कुछ भुगतानों के स्थगन से प्रभावित किया जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो रोकड़ शेष दिखाता है उससे वास्तविक तरल स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट है आपका रोकड़ को परिभाषित करने में कठिनाई। वर्तमान समय में रोकड़ को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, स्टाम्प आदि को भी रोकड़ माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका 770 पेज पर आपको रोकड़ प्रवाह विवरण तथा रोकड़ बजट में अंतर दिया हुआ है, आपको खुद से रीड करना है ये। नेक्स्ट आपको अंतर बताया हुआ है रोकड़ प्रवाह विवरण तथा आय विवरण में अंतर, ये भी आपको खुद से रीड करना है, आपको बताया हुआ है। फिर इसके नीचे रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। रोकड़ में रोकड़ शेष तथा बैंकों के पास मांग पर जमा को सम्मिलित किया जाता है। रोकड़ में आपको जो रोकड़ का बैलेंस होता है, कैश बैलेंस या बैंकों के पास जो जमा होता है, उन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। रोकड़ तुल्य राशियों से आशय उन अल्पकालीन उच्च सरलता निवेशों से होता है जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी आपको बताया था कि रोकड़ तुल्य क्या होता है, ऐसे विनियोग जिन्हें अल्पकालीन अवधि में ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है।
इनके मूल्य में परिवर्तन की जोखिम न के बराबर होती है। एक विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जब उसकी परिपक्वता अवधि अत्यंत कम हो, अर्थात प्राप्त तिथि से 3 माह या इससे कम हो। जो एक विनियोग है उसको रोकड़ तुल्य तभी माना जाएगा जब उसकी जो प्राप्ति की तिथि है वो 3 माह हो या फिर 3 माह से कम हो। अधिमान अंशों में विनियोग को रोकड़ तुल्य में तभी सम्मिलित किया जाएगा जब वे क्रिया की तिथि से 3 माह के अंदर शोधनीय हो या कंपनी के द्वारा भुगतान करने की असफलता न के बराबर हो। आपको बताया गया है कि अधिमान अंशों में भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाएगा जब वे क्रिया की तिथि से या तो 3 माह के अंदर शोधनीय हो या कंपनी द्वारा भुगतान करने की असफलता न के बराबर हो, कि कंपनी के द्वारा जो उनका भुगतान है वो कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी असफलता नहीं होगी। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में निम्न को सम्मिलित करते हैं: रोकड़ शेष, बैंक शेष, ट्रेजरी बिल तथा व्यापारिक प्रपत्र, चालू विनियोग, अल्पकालीन प्रतिभूतियां या विक्रय योग्य प्रतिभूतियां। नेक्स्ट आपका चेक और ड्राफ्ट, जो बैंक के चेक होते हैं या बैंक ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है रोकड़ प्रवाह होना। रोकड़ कैसे प्रवाह होती है? रोकड़ प्रवाह का आशय गैर रोकड़ी मदों द्वारा रोकड़ के अंतर्वाह अथवा बहिर्वाह से होता है। जब गैर रोकड़ी मदों द्वारा रोकड़ के रूप में प्राप्ति होती है तब इसे रोकड़ अंतर्वाह कहते हैं। जब गैर रोकड़ी मदों द्वारा रोकड़ के रूप में कुछ हमें मतलब रोकड़ कैश ना मिलके कैश के रूप में कुछ और प्राप्त होता है तो इसे रोकड़ अंतर्वाह कहते हैं। जबकि ऐसी मदों के लिए रोकड़ी भुगतान को रोकड़ बहिर्वाह कहते हैं, क्योंकि जब हम कैश देने के बाद हमें कुछ प्राप्त होगा, जहां हम रोकड़ दे रहे हैं और हमें कुछ मिल रहा है तो उसे तो कहते हैं अंतर्वाह। लेकिन ऐसी मदों के लिए जो रोकड़ हम भुगतान कर रहे हैं, जो रोकड़ हम दे रहे हैं, तो वो रोकड़ बहिर्वाह कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका? एग्जाम्पल देखेंगे। नगद भुगतान द्वारा मशीन का क्रिया करना रोकड़ बहिर्वाह है। जब हम नगद भुगतान कर रहे हैं और मशीन का क्रिया कर रहे हैं, मशीन हमने खरीदी, नगद खरीदी है, तो जो रोकड़ है वो जाएगी हमारे पास से, तो रोकड़ नगद भुगतान द्वारा मशीन का क्रिया करना रोकड़ बहिर्वाह है, क्योंकि हमारे पास से जो रोकड़ है वो जा रही है। तथा मशीन के नगद विक्रय से रोकड़ अंतर्वाह होती है। तथा मशीन के नगद विक्रय से रोकड़ अंतर्वाह होता है। गैर रोकड़ मदी तो रोकड़ जाने के बाद हमें लेकिन प्राप्ति में तो मशीन आ रही है, तो ये मशीन जो है हमारे लिए वो उससे रोकड़ का अंतर्वाह हुआ है। रोकड़ हमारे पास से गई लेकिन हमें क्या मिला है? मशीन। जब किसी लेन देन के परिणाम स्वरूप रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में वृद्धि या कमी होती है तब रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में रोकड़ शेष, बैंक में मांग पर देय जमा, चालू विनियोग, अल्पकालीन प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल तथा व्यापारिक प्रपत्र शामिल होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। आज स्टूडेंट्स हम यहीं तक करेंगे, रोकड़ प्रवाह तक यहीं तक आपको समझना है पहले। इसके बाद जो रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप सभी को इसे रीड करना है, समझना है यहाँ तक। तब तक आप नहीं समझोगे न्यूमेरिकल पोर्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।